दोस्तों, आप लोग सोलो लेवलिंग के इतने बड़े फैन हैं तो आप लोग ये बात जरूर सोचते होंगे कि अगर जिन्वू स्कूल टाइम पर लेवल अप करता तो कैसा रहता। तो जी हाँ दोस्तों, सोलो लेवलिंग रैंगरोक एक्चुअल में इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। तो जिन्वू का बेटा सांग सूहो, जो कि जिन्वू की तरह ही दिखता है, वो अपने स्कूल लाइफ में ही है और वो जिन्वू की तरह ही शुरुआत करता है, अपने आप को लेवल अप करता है और बहुत ज्यादा ताकतवर बनता है। और वही पूरी जर्नी हम लोगों को सोलो लेवलिंग रैंगरोक के अंदर दिखाई गई है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि है तो ये अपने जिन्वू की कहानी ही ना। और मुझे आशा है कि सोलो लेवलिंग रैंगरोक को भी आप लोग काफी अच्छा सपोर्ट दिखाने वाले हो। स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जो कि आसमान में एक बहुत बड़ा गेट ओपन होता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है, वो लोग कह रहे थे कि एक इंसान, एक बहुत पावरफुल इंसान, उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी मदद से वो काफी खतरनाक और डरावने मॉन्स्टर्स को दूसरी दुनिया से समन कर सकता है। हाँ, क्या बात थी ना। और फिर जिन्वू बोलता है अराइज, और जिन्वू के ऐसा बोलते ही जिन्वू के शैडो सोल्जर्स यहाँ पर समन हो जाते हैं, सभी के सभी। कैमिश, टस्क, इग्रीस, बेरू, बेलियन और भी जिन्वू के शैडो सोल्जर में जितने भी उसके शैडो आर्मी थी, उस सभी के सभी यहाँ पर समन हो जाती है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक सा, जहाँ पर जिन्वू का बेटा सूहो फिर से उसी गेट के अंदर जाता है और फिर से उसके साथ वो चीजें रिपीट होती हैं और जो एक एक करके मशाल जल रही थी वो भी बुझने लगती है और फिर लास्ट मशाल बचती है और फिर सूहो अपना लेवल अप कर कर फिर से उसी गेट के अंदर एंटर करता है, जहाँ पर उसको इग्रीस से लड़ना था। और इस पॉइंट पर हम लोग जिन्वू के बचपन का जो उसका बॉडी थी, शरीर था, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को काफी सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जिन्वू के और सूहो के, कि किस तरीके से जिन्वू भी शुरुआत में एकदम कमजोर था, लेकिन लेवल अप कर कर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना। और उसी तरीके से सूहो भी स्टार्टिंग में जब इस गेम में आया था तो वो काफी ज्यादा कमजोर था, लेकिन लेवल अप कर कर वो भी काफी ज्यादा ताकतवर बन गया है। और हम लोग को एक आवाज आती है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूंगा और मैं साबित करूंगा कि मैं काबिल हूं। और उस कमरे का गेट ओपन होता है और सामने से बहुत तेजी से रोशनी चमकती है और हम लोग को एक आवाज सुनाई देती है कि वो मेरा इंतजार कर रहा है, वो इस दरवाजे के उस पार मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर ये सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। सो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिकली जो सोलो लेवलिंग ऑफिशियली मानवा थी, उसके चैप्टर 200 तक ही रिलीज हुए हैं। उसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसकी भी न्यूज वगैरह आ रही थी कि उसको भी यहाँ पर जो राइटर है, जो कंपनी है, वो रिलीज करेगी, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हुई नहीं है। बट मे भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है इसके आगे कहानी। लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए, अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग रैंगरोक। और सोलो लेवलिंग रैंगरोक के अंदर एक दूसरी ही टाइमलाइन चलेगी, वहां पर दूसरे प्रकार के मॉन्स्टर्स होंगे और भी काफी कुछ हम लोगों को नई चीज देखने के लिए मिलेगी, जो कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी होगी। और इसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और जैसे ही सोलो लेवलिंग के आगे के चैप्टर्स आएंगे, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। सो चलिए, अब हम लोग ऑफिशियली सोलो लेवलिंग रैंगरोक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं आउटर गॉड्स को, द एब्सोल्यूट बीइंग, जिन्होंने ना जाने कितने सारे यूनिवर्स को बना दिया है जब से ये दुनिया पूरी ब्रह्मांड बना है तब से, जिनको कि सुप्रीम बीइंग्स भी कहा जाता है। सुप्रीम बीइंग्स जो कि लगातार काफी सारे यूनिवर्स बना रहे हैं, एटर्नल जीवन की खोज और उसे जीने के लिए बार बार काफी सारे यूनिवर्स का निर्माण किया जा रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में ना जाने कितने सारे लॉज भी बने और कभी ना खत्म होने वाले इस पूरे प्रोसेस में जो सुप्रीम बीइंग्स थे, उन लोगों को बोर फील होने लगा। उन्हें लगने लगा कि अब हम लोग बोर हो रहे हैं, वो काफी बोर होने लगे। और इसीलिए उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोगों को कुछ ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे कि हम लोग अपने आप को एंटरटेन कर सकें। और इसीलिए उनके खुद की क्रिएशंस को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए देखना, उसी को उन लोगों ने एंटरटेन का जरिया बना लिया। और सुप्रीम बीइंग्स के लिए उनके क्रिएशंस के द्वारा ही जिस प्रकार की तबाही की जा रही थी, उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने लगा। वो लोग इस चीज से काफी ज्यादा एंटरटेन होने लगे। और इसका मतलब ये था कि ना जाने कितने सारे उनके द्वारा बनाए गए जो क्रिएशंस थे, वो लोग कभी ना खत्म होने वाली वॉर में फाइट करते रहे, मरते रहे, दोबारा पैदा होते रहे और ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलती रही। और ये सब कुछ होना जरूरी भी था ताकि जो सुप्रीम बीइंग्स थे वो लोग बोर फील ना कर सकें, वो लोग बोर ना हो। और इसीलिए वो लोग भी इस चीज को कभी रोके नहीं, क्योंकि इसके रुकते ही उन लोगों का एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सभी के दौरान एक चीज होती है जिसकी कल्पना शायद
किसी ने नहीं की थी। एक सुप्रीम बीइंग को उसी के क्रिएशन के द्वारा मार दिया जाता है, और जब दूसरे डायमेंशन के सुप्रीम बीइंग को ये पता चला तो वो लोग एक जगह इकट्ठा हुए और उस वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने लगे जिसने कि अपना मास्टर खो दिया है। और अपने साथी सुप्रीम बीइंग की मौत के बाद, जिसको कि उसके ही खुद की क्रिएशन के द्वारा मार दिया गया, उन लोगों को इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा और उन सभी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, एक ही थॉट्स था कि उनमें से सबसे पहले कौन उस सुप्रीम बीइंग की गद्दी को हासिल करेगा जिसके पास कोई ऑनर ही नहीं है, कौन उसकी पावर को हथियाएगा और उस दुनिया का मास्टर बनेगा। दूसरी तरफ हम लोग जिन्वू के बेटे सूहो को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था और बहुत ही ज्यादा खुश था। वो अपने बाकी सभी दोस्तों को बताता है कि उसको कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गया है। अब इस बात को सुन के उसके दोनों दोस्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसका एक दोस्त तो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसका एक दोस्त तो हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार कैसे, आखिरकार तुम जैसा लड़का जिसको कि कोई ढंग की स्किल आती नहीं है वो आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे चला गया। वैसे दोस्तों लगता है इस बंदे को पता नहीं है कि सुहो कितना बेहतरीन है आर्ट बनाने में। उसका दूसरा दोस्त तो रोते हुए कहता है कि अरे यार मेरे को ये साल फिर से रिपीट करना होगा। और सुहो तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तो मजा आ गया, मेरे को इस जगह से आजादी मिल गई, अब मैं फ्री हूँ। और तभी साइड में से ली आता है। वो भी सुहो को कॉन्ग्रेचुलेशन देता है और उससे कहता है कि सुहो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना है कि तुम आर्ट यूनिवर्सिटी में चले गए हो। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा टैलेंट होगा, लेकिन तुम ड्राइंग में इतना टैलेंटेड कब से हो गए। सुहो ली को देखते हुए कहता है कि सांगचुल तुम फिर से। अब सुहो के मुंह से किसी और का नाम सुनकर ली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका नाम तो ली है और वो गुस्से में सुहो से कहता है कि मैं किम सांगचुल नहीं हूँ, मैं हूँ ली। सुहो कहता अच्छा 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 ऐसी बात है क्या, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा जो प्लान था कि मैं हाई स्कूल में सबसे टॉप पे रहूंगा, सभी बच्चों के ऊपर राज करूंगा, तुमने वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया मेरे उस प्लान को। सुहो से कहता है हाँ, लेकिन हाँ तुमको साथ ही में मेरे को थैंक्स भी कहना चाहिए क्योंकि तुम बिना किसी दिक्कत के ग्रेजुएट भी हो गए। क्लास की जो बाकी गर्ल्स होती हैं वो बात कहने लगा क्लास की जो बाकी गर्ल्स होती हैं वो बात कहने लगाती हैं कि ये ली फिर से, अरे नहीं हम लोग बहुत जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, लेकिन ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। दूसरी गर्ल कहती है कि हाँ इसकी हरकतें भी ना, और आखिरकार वो इतने प्यारे बच्चे को जिसने कि अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हरदम स्माइल रहती है, इसको पता नहीं क्यों परेशान करता रहता है। और तभी हम लोग ली को देखते हैं जिसको पता नहीं दिमाग में उसके कौन सा कीड़ा काट लेता है, मतलब क्या दिक्कत थी उसको बेचारे को। वो सूहो को एक पंच हिट करने के लिए उसकी तरफ काफी तेजी से उसको एक पंच मारने जाता है, लेकिन सूहो इसके अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है, बल्कि उसको ही उसके मुंह पर एक किक मारता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है, जब तक हम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं तब तक आराम से एकदम शांति की जिंदगी जीते हैं। लेकिन इस चीज को देखकर तो सोगी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ली को उसके इस अटैक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि ली तो उसके ऊपर एक दूसरा अटैक करने के लिए तैयार होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे इस अटैक से मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। और वो सूहो को काफी तेज से एक पंच हिट करने के लिए जाता है, लेकिन सूहो उसके इस अटैक से बच जाता है। लेकिन ली का ये जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके बगल में जो स्टूडेंट लॉकर था उसके ऊपर उसका पंच हिट होता है जो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस चीज को देखकर तो सूहो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, बाकी सभी बच्चे भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं, काफी सारे बच्चे तो डर भी जाते हैं। अब इस चीज को देखकर तो ली भी थोड़ा सा हैरान होता है। वो अपने उस हाथ को देखते हुए कहता है कि क्या सूहो भी तो बस ली को देख रहा था और बस उसको ही देखता रहता है। और अब इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। हम लोग देखते हैं सूहो को जो कि अब सेकंड ईयर में आ चुका है। सूहो अपने सामने एक बहुत बड़ा गेट को देखता है और तभी वहां पर अनाउंस करके बताया जा रहा था कि कुछ कारण की वजह से आपके जितने भी क्लासेस हैं वो मेन बिल्डिंग में होगा, तो आप सभी लोग मेन बिल्डिंग में चले जाइए। और अभी हंटर्स मॉन्स्टर्स को मारने के लिए गए हैं, तो इसीलिए सभी लोग यहाँ से दूर रहिए। सूहो भी इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी वहां पर देखता है कि एक असिस्टेंट जो कि वहां के एक वर्कर से पूछता है कि आखिरकार हंटर को अंदर गए हुए कितना समय हो गया, जिसपे उसको बताता है कि लगभग 8 घंटे तो हो गए हैं। और जैसा कि एक डी रैंक का गेट था उसके आसपास का ही, तो हंटर्स बस आने ही वाले होंगे। और फिर सभी लोगों को अनाउंस करके बताया जाता है कि सभी लोग, या आप लोगों के लिए खतरा हो सकता है, तो जो
वो लोग हंटर्स नहीं है, प्लीज यहाँ से दूर हट जाइए। और सुहो भी इन लोगों की बात सुन रहा था। सुहो के साइड में जो दो गर्ल होती है वो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो उसमें तो एक गर्ल कहती है कि वैसे क्या हम लोग का स्कूल भी डिस्ट्रॉय होने वाला है। जिस पे जो पढ़ाकू लड़की होती है वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हंटर सब कुछ संभाल लेंगे। सूहो जो कि अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि एक और गेट। तो आज से लगभग 3 साल पहले इस दुनिया में गेट अपीयर होना स्टार्ट हो गए और पूरी दुनिया ही एकदम से बदल गई। और इन गेट्स के थ्रू डंजन्स में जाया जा सकता है, यानी कि ये डंजन्स में जाने का रास्ता है। और उस डंजन के अंदर काफी ज्यादा खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स हम लोग को दिखाए जाते हैं, भाई ये तो कुछ अलग ही मॉन्स्टर्स है। मतलब इन लोगों में से कितने सारे मॉन्स्टर को तो हमने देखा ही नहीं है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि एक पूरी अलग ही दुनिया है। और बाकी हाँ, इस दुनिया में भी वही होता है कि जब गेट ओपन होता है तो कुछ समय बाद जो पूरा डंजन है वो ब्रेक हो जाता है और वहां से मॉन्स्टर बाहर आकर लोगों को मारने लग जाते हैं। तो हंटर्स को वहां पर जाकर उस गेट को क्लोज करना होता है। और जिस तरीके से जिन्वो की दुनिया में हो रहा था, इस दुनिया में सब कुछ वही सेम होता है। हम लोग को बताया जाता है कि एक अवेक्ड इंसान जिसका नाम वो जिन चूल है, उसने हंटर एसोसिएशन बनाया और उन्होंने वहां पर एक जॉब बनाई जिसको कि वो लोग जो कि अवेक्ड हुए थे वो लोग उस जॉब को करके पैसा कमा सकते थे, और उन्हीं को कहा गया हंटर्स। और अब पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बदल दिया गया है, दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक है अवेक्ड इंसान और एक है नॉन अवेक्ड इंसान। इसके बाद हम लोग सूहो को देखते हैं जो कि अपने आर्ट रूम में अपनी ड्राइंग बना रहा था। उसके बाकी सभी जो क्लासमेट्स थे वो भी अपनी ड्राइंग बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सूहो तो कुछ अलग ही ड्राइंग बना रहा था। तो वो एक्चुअल में यहाँ पर एक एंट की ड्राइंग बना रहा था। इस दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि चींटियों की तरह रैंक कर ही रिवॉर्ड्स पा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो कि उन सब चीजों को, उन सभी रिवॉर्ड्स को बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो एक एंट होता है वो बहुत ही जल्द अपनी जो लिमिट है वो जान जाता है। उसे पता चल जाता है कि आखिरकार मेरी लिमिट क्या है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि एक नॉन अवेक्ड इंसान कितना ज्यादा हार्ड वर्क करता है, वो चाहे जितना भी हार्ड वर्क कर ले, लेकिन उन लोगों से उसकी कोई भी तुलना नहीं है जो कि अवेक्ड हुआ है। यहाँ तक कि जो कि ई रैंक का अवेक्ड इंसान है उससे भी मामूली इंसान की जो कि नॉन अवेक्ड है उसकी कोई तुलना नहीं है, वो तो उसका भी सामना नहीं कर सकता। सो एक्चुअल में आप लोग को याद होगा कि जो ली था वो सूहो से कमजोर हुआ करता था स्कूल के समय पर, लेकिन अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर यही सीन हुआ है। तो जो ली है अब वो अवेक्ड इंसान बन चुका है, यानी कि उसका अवेकन हुआ है और इसीलिए वो सूहो से ज्यादा ताकतवर हो गया है। लेकिन हाँ, इस बात को भी नहीं छिपाया जा सकता है कि अगर हंटर्स उन गेट को क्लोज नहीं करेंगे तो ये दुनिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और दूसरे शब्दों में कहा जाए, बिना अवेक्ड इंसान के नॉन अवेक्ड इंसान सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अवेक्ड इंसान नॉन अवेक्ड इंसान के बिना सरवाइव कर सकते हैं। और सिर्फ इसी वजह से सभी लोग हंटर्स की इज्जत करते हैं और इसी वजह से नॉन अवेक्ड इंसान मेरे जैसे जो कि एक पीसफुल जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेरे को काफी ज्यादा बेचैनी सी होती है। मैं सोचने लगा हूँ क्या मेरे को इस चीज की आदत सी हो गई है, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल नहीं पाता। मैं अपने पेरेंट्स को भी काफी ज्यादा मिस करता हूँ। और सच्चाई तो ये है कि मेरे को जिंदा रहने के लिए, मुझे सरवाइव करने के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। और एक समय था जब ये सब कुछ मुमकिन था, ये सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन अब उसी चीजें पूरी तरीके से डिसअपेयर हो गई हैं। मॉम हमेशा कहा करती थी कि मैं अपने फादर जैसा दिखता हूँ, और अगर इस सिचुएशन में मेरे फादर होते तो आखिरकार वो किस तरीके से इस पावरलेस सिचुएशन से बाहर आते। और तभी उनको एकदम से आवाज आती है सुहो, और सुहो एकदम चौंकते हुए देखता है कि ये कौन बोल रहा है। और तभी वो देखता है कि एक्चुअल में उसको तो यहाँ पर उसके टीचर बुला रहे हैं। उसके टीचर उससे कहते हैं कि सुहो, तुम अपने काम पर आज काफी ज्यादा फोकस्ड हो, वैसे तुम बना क्या रहे हो आज? ये तो सुहो उनसे कहता है कि मैं जो फील कर रहा हूँ मैं बस वही बना रहा हूँ। वैसे क्या ये एंट है? लेकिन ये एक एंट की बड़ी अजीब सी तस्वीर नहीं है? एक मिनट, और मेरे हिसाब से तो ये शायद कोई है, ये तो एक एंट वुमन जैसा लग रहा है। अब इस चीज को देखकर तो वो भी थोड़ा सा हैरान होता है, अपने मन में सोचते कहता है कि अबे यार मैं इसी प्रकार की चीजें क्यों बनाता रहता हूँ, मतलब इस टाइप की ड्राइंग मुझे भी नहीं पता क्यों। तो एक्चुअली उसने यहाँ पर बेरू की तस्वीर बनाई होती है। तभी उसको स्कूल के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर अभी गेट ओपन हुआ था। अब वहां से हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अरे हंटर्स आ रहे हैं, हंटर्स आ रहे हैं। सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये लोग काफी ज्यादा रिलैक्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब तो पक्का है कि इन लोगों ने रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है।
तभी वहां पर जो एक वर्कर होता है, एक हंटर जिसका नाम किम होता है, उससे कहता है कि हंटर किम, आपने काफी अच्छा काम किया। हंटर किम उस वर्कर को बताता है कि हाँ, हम लोगों ने सक्सेसफुली इस डंजन रेड को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही में हम लोगों को हंटर एसोसिएशन को एक रिपोर्ट भी देनी है जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली में डंजन के अंदर हम लोग को एक नया टाइप का ही मॉन्स्टर मिला। तो असल में आज डंजन के अंदर हम लोग को ह्यूमैनोइड मॉन्स्टर्स मिले जिनकी आंखों में से और मुंह में से फ्लेम्स निकल रहे थे, ब्लू कलर के फ्लेम्स। तो एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर जो ह्यूमैनोइड मॉन्स्टर्स होते हैं वो इंसानों जैसे दिखते हैं और वो लोग अपने जबड़े से और अपने फैंग से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनका जो अटैक था उससे हम लोगों को कुछ ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ, बस उसके अटैक से मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रैच लग गया है, लेकिन ज्यादा कुछ तो हुआ नहीं। और जहां तक मेरे को लग रहा है वो मॉन्स्टर ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, पर हाँ, वो एक नए प्रकार के मॉन्स्टर है तो हम लोग को हंटर एसोसिएशन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जिसपे वो वर्कर भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया इस हिसाब से तो ऐसा मॉन्स्टर जब से गेट ओपन हुए हैं तब से आज तक कभी भी ऐसे मॉन्स्टर्स को नहीं देखा गया है। पर मेरे को ये बात जान के काफी ज्यादा खुशी हुई कि वो मॉन्स्टर डेंजरस नहीं है, खतरनाक नहीं है। और अगर ऐसी बात है तो हंटर किम, आप चिंता मत कीजिए, हंटर एसोसिएशन को मैं एक सिंपल सी रिपोर्ट इस रेड के दौरान जो कुछ भी हुआ है उनको सबमिट कर दूंगा। और तभी जो हंटर किम के पैर में जो चोट लगी हुई होती है, यानी कि जो ह्यूमनोइड मॉन्स्टर ने स्क्रैच मारा हुआ होता है, उस स्क्रैच में से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती है और हंटर किम ने अपने हाथ में जो स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है उसके हाथ से वो छूट जाती है और कुछ अजीब सा फील होने लगता है। हालांकि बाकी लोग इस चीज के ऊपर नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन फिर वो वर्कर थोड़ा सा नोटिस करता है। वो कहता है कि ये हंटर किम को क्या हुआ। वो किम से कहता भी है कि सर क्या हुआ। और तभी हंटर किम उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके ऊपर अटैक कर कर उसको मार देता है। बाकी सभी जो हंटर्स के बगल में होते हैं वो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सभी लोग तो डर से जाते हैं कि ये क्या हुआ अभी अभी। और तभी उसमें से जो एक हंटर होता है वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे इसके अंदर से जो ब्लू फ्लेम निकल रही है ये तो उसी टाइप की फ्लेम है ना जो कि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के अंदर से निकल रही थी। और अब इसके आगे वो कुछ बोल पाता कि हंटर किम उसके ऊपर भी अटैक कर कर उसको भी मार देता है। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये लोग इन्फेक्टेड हो रहे थे और फिर ये लोग भी ह्यूमनोइड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन ये जो ह्यूमनोइड मॉन्स्टर होते हैं वो इन लोगों पर अटैक कर कर इन लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे होते हैं। अभी इन सब की जो आवाज होती है सूहो और उसके टीचर भी सुनते हैं। वो लोग भी काफी हैरान होते हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी। तो वो लोग खिड़की से बाहर का नजारा देखते हैं। वहाँ का नजारा देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सूहो जो कि अपनी सीट पर ही बैठा हुआ था वो भी कहता कि अभी किस चीज की आवाज आ रही है और फिर वहाँ पर जाता है और वहाँ का नजारा देखकर तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सभी लोग ये चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। वो देखते हैं कि उनके सामने काफी सारे ह्यूमनोइड मॉन्स्टर एक दूसरे इंसान को खा रहे हैं और उनको इन्फेक्टेड कर कर ह्यूमनोइड मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये सब हो क्या रहा है, इंसान एक दूसरे को ही खा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। तभी उसमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है कि इनके 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 मुंह से, इनकी आंखों से तो ब्लू लाइट्स निकल रही है, ऐसा लगता है कि ये लोग तो मॉन्स्टर्स हैं। तभी उसमें से जो गर्ल स्टूडेंट होती है वो कहती है कि अब ये मत बोलना कि डंजन ब्रेक हो गया है। तभी उनके टीचर उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। तभी सूहो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग को यहाँ पर रुक कर इंतजार करना चाहिए हंटर्स का, अभी हंटर्स आ रहे होंगे। तभी उसमें से जो एक स्टूडेंट होता है वो अपने टीचर से कहता है कि टीचर टीचर आप तो एक अवेक्ड है ना, आप कुछ करते क्यों नहीं है। जिसपे उसका टीचर कहता है यहाँ पे लेकिन मैं तो सिर्फ एक ई रैंक का हूँ ना। लेकिन सूहो तो एक्चुअल में कुछ और ही देख रहा था। उस चीज को देख कर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। तो एक्चुअल में सूहो अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखता है जो कि उसके सामने वाली बिल्डिंग पे था और वो मॉन्स्टर एक ऐसी पोजीशन में आता है मानो जैसे वो उड़ना चाह रहा हो, उड़ के कहीं पे जाना चाहता है। और तभी वो वहां से बहुत तगड़ी जंप मारता है और डायरेक्टली इन लोगों के ऊपर ही आकर अटैक करता है। हालांकि सूहो तो उसके अटैक से नीचे झुककर बच जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट उसके इस अटैक से घायल हो जाता है। और फिर यहाँ पे बाकी सभी जो स्टूडेंट होते हैं अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं और सूहो भी वहां से अपनी जान बचा के भागने लगता है। लेकिन तभी वहां पर देखता है तो वहां पर जो गर्ल स्टूडेंट होती उसका पैर वहां पर फंस गया था और वो कहती है कि मेरा मेरा पैर फंस गया, मैं भाग नहीं पाऊंगी, मेरे को बचाओ, प्लीज हेल्प मी, ये मॉन्स्टर मेरे को मार देगा, मुझे बचाओ। हालांकि सूहो उसकी तरफ देखता है लेकिन वो कर भी क्या सकता है, वो कौन सा एक अवेक्ड इंसान है। तो वो ना चाहते हुए भी उसे वहां से भागना पड़ता है क्योंकि आखिरकार उसे अपनी भी तो जान बचानी है ना। और इसीलिए सूहो वहां से चला जाता है
और वो लड़की सिर्फ उसको चिल्लाती रह जाती है। सुहो अपने मन में सोचते हुए कहता है, अरे नहीं, आखिरकार मैंने उससे ये क्यों कहा कि मैं जाकर हंटर को बुला के लाता हूँ। तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैंने उससे खुद ही कह दिया कि अब तुम मरो, क्योंकि जब तक मैं हंटर को बुला के लाऊंगा तब तक वो मॉन्स्टर उसको मार देगा। लेकिन आखिरकार मुझ जैसा एक नॉन अवेक्ड इंसान कर भी क्या सकता है। अरे नहीं, ये नॉन अवेक्ड ऐसा क्यों है? और अगर अगर मेरे को पावर्स भी मिल जाती तब भी शायद कुछ नहीं बदलता। सांग सुहो, तुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, तुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुहो भी अपने मन में सोच रहा था कि वो उस गर्ल की हेल्प करे, लेकिन कैसे? वो तो एक ई रैंक का हंटर भी नहीं है कि वो थोड़ी सी भी हेल्प कर पाए उसकी। वो अपनी आंख बंद कर लेता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर अगर मेरे फादर ऐसी सिचुएशन में होते तो वो क्या करते। और फिर वो अपने मन में जिन्वू को याद करने लगता है। उसे जिन्वू यानी कि अपने फादर की याद आने लगती है कि आखिरकार वो क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में। और इस तरफ हम लोग उसी गर्ल को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि वो मॉन्स्टर डायरेक्टली उसी की तरफ आ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो गर्ल काफी ज्यादा डरी हुई होती है। अभी वो चिल्ला रही होती है कि उसकी जान बचाओ, हेल्प मी, लेकिन उसके आसपास तो कोई था ही नहीं और वो मॉन्स्टर उसके करीब आते जा रहा था उसको खत्म करने के लिए। लेकिन तभी तभी यहाँ पर एंट्री होती है सूहो की, और सूहो उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और सूहो अपने आप से कहता है कि अगर डैड यहाँ पर होते तो वो भी यही करते। और तभी सूहो को एक मैसेज शो होता है जिस पे लिखा हुआ था, अलर्ट, आपने सीक्रेट क्वेस्ट के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो सभी कंप्लीट कर ली है, और आपका जो सीक्रेट क्वेस्ट है अब वो एक्टिव होने वाला है, करेज ऑफ द वीक। और दोस्तों ये वाली तो वही सिचुएशन है जैसा कि जिन्वू के सामने फर्स्ट टाइम आई थी डबल डंजन के अंदर, जब उसने अपने अंदर की करेज दिखाई थी और अपनी जान जोखिम में डालकर बाकी लोगों की जान बचाई थी। तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो अब देखना होगा कि क्या सूहो को भी एक नया सिस्टम मिलेगा जैसा कि जिन्वू को मिला था। तो वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। और इस एपिसोड में इतना ही। आई होप दोस्तों आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सूहो को सूहो ना कहकर जिन्वू कहता हूँ, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो उसकी शक्ल भी सेम ही है और टाइमलाइन भी अलग है एकदम। ये स्कूल समय की लाइफ है, तो अगर हम लोग उसको जिन्वू भी कहेंगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आप लोग को जल्द ही अपनी नई वीडियो में।